बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आज इस लेक्चर नंबर 13, दिस इज लेक्चर नंबर 13, जिसके अंदर हम जो है वो वाइंडिंग्स अप ऑफ द कंपनी जो है डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद एक टॉपिक और वो एसएमसी सिंगल यूनिट कंपनी जो है लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। हम ये जो वाइंडिंग अप है ऑफ द कंपनी है, इसका रिलेवेंट लॉ देखेंगे, इसकी काइंड्स देखेंगे और इसके कॉन्सिक्वेंस। इन तीन हेड्स के नीचे जो वो हम इस टॉपिक को जो डिस्कस करेंगे कि वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी जो है, वाइंडिंग अप से मुराद ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो सील हो जाए, कंपनी की जो लाइफ है वो एंड हो जाए, कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो कंक्लूड हो जाए, ख़त्म हो जाए उसकी जो अफेयर्स ऑफ बिजनेस हैं, और उसके बाद वो जो है वो अपने लाइफ से एंड लाइफ की तरफ जो है वो हो जाए और वो डेड हो जाए। ये है यानी कि बाय वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज अ मीन द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, द टर्मिनेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय द लॉ, द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी द लीगल प्रोसीजर इन व्हिच द ऑल अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर wound up, it is a permanent closing down of the business of the company, its assets and the liabilities are determined, assets are sold out and claim of the creditor met out of the proceeds, the balance of its any distribute among the shareholder and the appropriate of their respective shares. यानी कि business of the company have come to an end, life of the company is going to be ceased, and affairs of the company has been end by liquidating after its liquidating process, या वो जो इसका assets होंगे वो उसके पहले creditors और फिर shareholders के दरमियान वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगे। तो कंपनी जो हमने फॉर्मेट की थी, रजिस्टर की थी, और उसका बिजनेस जब कमेंस किया था, और अब उसका बिजनेस जो है वो एंड हो रहा है, उसका बिजनेस का खात्मा हो रहा है। तो ये जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये खात्मा क्यों होता है, इसकी क्या कौन सी सूरतें हैं, और अगर खात्मे की सूरत में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यानी कि कंपनी का जो वाइंड अप है, इसकी कितनी काइंड्स हैं, इसके क्या ग्राउंड है, क्यों जो कंपनी है अपना बिजनेस या वो उसका खात्मा करती है या खात्मा किया जाता है उसका बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और अथॉरिटी गवर्निंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज एसएससीपी थ्रू इट्स रजिस्ट्रार। तो वो अगर उसको ख़त्म करते हैं उस कंपनी के बिजनेस को, तो क्यों, वो ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, और कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन सी काइंड्स है वाइंडिंग अप की, और जब वाइंडिंग अप होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये एक सरसरी सा इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये वाइंडिंग अप क्या चीज़ होती है। तो अभी हम इसका जो रिलेवेंट लॉ है वो सेक्शन 293, सेक्शन 101 टू 322 ऑफ कंपनी एक्ट 2017 जो है इससे डील करता है कि जो वाइंडिंग अप के प्रोसीजर, इसकी काइंड, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को जो वो डील करता है। तो ये जो वो अभी तक हमने इसको देखा, तो अभी हम इसको तीन हेड के नीचे मेजरली जो वो देखेंगे। एक तो पहला आपका रूटीन में हो गया कि व्हाट इज वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, नंबर 2 रेलिवेंट लॉ, वो है 293 और सेक्शन 301 टू 322 ऑफ कंपनी एक्ट 2017. This is relevant portion, relevant law regarding the topic, the binding of the company. अब जो है वो तीन हेड, ये तो बुनियादी बात है कि ये क्या चीज़ है जो मैंने आपको बता भी दी, रेलिवेंट लॉ है जो मैंने मेंशन कर दिया, आप उसको विजिट भी कर सकते हैं कंपनी एक्ट 2017 के अंदर। और अब जो तीन हेड है जिनके नीचे हम इसको डिस्कस करेंगे, उनमें पहला है काइंड्स ऑफ वाइंडिंग
ये पहली बात होगी। तीन इसके नीचे जो है वो इसकी काइड है। पहली है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, दूसरी है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, और तीसरी है वाइंडिंग अप अंडर दी सुपरविजन ऑफ कोर्ट। ये तीन इसकी गाइड्स हैं। कंपल्सरी फाइंडिंग आपके अपने तकादे हैं, उसके अपने ग्राउंड्स हैं। वॉलंटरी वाइंडिंग आपके अपने तकादे हैं, उसके अपने ग्राउंड हैं, अपना तरीकाकार है। और वाइंडिंग अप जो है वो अंडर दी सुपरविजन ऑफ कोर्ट जो है उसके अपने तकादे में आता हूँ। इस पर एक तो हमने ये चीज देखी काइंड ऑफ वाइंडिंग अप। दूसरी चीज जो देखने वाली है वह है आपकी ग्राउंड ऑफ वाइंडिंग अप। और तीसरी चीज है consequences। ये मैंने थोड़ा स्पेस इसलिए दिया कि यहाँ ग्राउंड मेंशन करेंगे। इन हेड्स के नीचे जो हम इसको देखेंगे इस टॉपिक को कि वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी जो है वो क्या चीज है। As far as concerned to your first portion, the kinds of the winding up. Compulsory winding up, compulsory के वर्ड से जाहिर है कि जबरी वाइंडिंग अप, यानी इसको बालफाज दीगर आप बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी कहते हैं। यानी जब कानून ये तकादा करता है, जब उसकी रेगुलेटरी बॉडी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स रजिस्ट्रार ये तकादा करता है कि कंपनी शुड डिवाइड, यानी उसने कोई लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया हुआ, कोई इलीगलिटी कमिट की है, कोई डिफॉल्ट कमिट किया है, कोई जो है वो कानून के तकादे को पूरा नहीं किया, कोई कंपनी एक्ट 2017 से जो है वो मुतजाद कोई काम ऐसा सरंजाम दिया है, तो ये उसके कंपल्सरी वाइंडिंग अप पे के ग्राउंड हो सकते हैं। और इसके नतीजे में उसको जो रजिस्ट्रार या ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वो अपने तरीके उसको जो वाइंडिंग अप का कहेगा, उसको वाइंड अप का जो वो करेगा। ये तो एक हो गया। आते इसमें डिटेल पे आते हैं। दूसरा है वॉलंटरली वाइंडिंग अप कि कंपनी खुद से, ये पहला था कि रजिस्ट्रार ये महसूस करे, रजिस्ट्रार को इस बात का पता चले कि कंपनी ने कोई ऐसा काम किया है जो इलीगल है, या कंपनी ने कहीं जब कंपनी एक्ट 2017 से मुतजाद कोई काम किया है तो रजिस्ट्रार ये काम जो वो कंपल्सरी वाइंडिंग अप कंडक्ट करेगा। लेकिन जो वॉलंटरली वाइंडिंग अप है ये कंपनी खुद से ये करेगी। कंपनी ये कर समझ सकती है कि जो उसका जो बिजनेस है वो कैरियर नहीं हो रहा है, वो फ्रूटफुल नहीं हो सकता, वो बेनिफिशियल नहीं है शेयर होल्डर्स के लिए, बिजनेस को फर्दर जो कैरी करना जो वो पॉसिबल नहीं है, तो ये एक सूरत हो सकती है उसके वॉलंट। इस सूरत में वो एक जो स्पेशल रेजोल्यूशन जो वो अब इस हवाले से पास करेंगे। वॉलंटरली का मतलब है कि अपने तौर पर खुद ब खुद रजाकाराना तौर पर कंपनी खुद से ये चाहती है कि इस कंपनी को, इसके बिजनेस को जब सीज किया जाए, इसके बिजनेस को खत्म किया जाए, इसके
बाइंडिंग अप के अफेयर को कंडक्ट किया जाए और बिजनेस के अफेयर को जो है वो अकाउंट किया मुकम्मल खत्म, उसको जो है उसकी लाइफ को एंड कर दी जाए कंपनी की। तो ये वॉलंटरी लीव। तीसरी है बाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। ये जो बाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट है, ये बेसिकली इसमें भी ये वॉलंटरी बाइंडिंग अप ही होती है, लेकिन इसमें बात ऐसे होता है कि कंपनी इस चीज पर जब नतीजे पर नहीं पहुंच सकती या उस पर एग्री नहीं कर पाती, उसके तरीक़ाकार को कि इसको जो वाइंड अप करना है, इसके एसेट्स और लायबिलिटीज का किस तरीके से जो वो हमने उसके साथ एंड करना है, इसकी एसेट से इसकी लायबिलिटी को कैसे जो फुलफिल करना है, तो उसके अफेयर्स को जब वो एडमिनिस्टर नहीं कर पा रही होती फॉर्मली या एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ दी कंपनी अफेयर्स, उसको जब वो एडमिनिस्टर जब नहीं कर पा रही होती तो वो गाइडेंस लेती है कोर्ट की। यानी अपने तमाम करती को कंपनी खुद है, मगर कोर्ट की जो सिफारिश से सुपरविजन ले सकती है, कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सकते हैं वो, और कोर्ट की सुपरविजन के अंदर जो वो इसकी बाइंडिंग अप के प्रोसेस को जो वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये है तीसरी बाइंडिंग अप जो कि अंडर दी सुपरविजन ऑफ दी कोर्ट होगी। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से पूछा जा सकता है, या तो ये होगा कि जनरली आपको इन डिटेल बाइंडिंग अप ऑफ दी कंपनी पर जब इस पर नोट लिखने का कहा जा सकता है, इसको डिस्कस करने का कहा जा सकता है, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो इनमें से किसी एक काइंड को इन डिटेल जो वो क्वेश्चन में आपको, लेकिन इसमें अगर डिटेल में पूछेंगे तो मोस्टली ये जो कंपलसरी बाइंडिंग अप है, ये सबसे ज्यादा जो ये क्वेश्चन ये आपका पहली जो काइंड है ये पूछी जाती है कि इसको बाइंड अप करने का कंपलसरी बाइंड अप का क्या तरीका है, क्या उसके ग्राउंड है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, तो ये आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इन दोनों तरीके अलग केस में भी हो सकते हैं। वॉलंटरी इसको कंपलसरी बाइंडिंग अप को इंडिपेंडेंटली भी पूछा जा सकता है, और तीनों बाइंडिंग अप जो है उनको इकट्ठे भी ऊपर डिटेल नोट जो कहा जा सकता है। इसलिए मैंने इसको यहाँ इकट्ठे लिखा है, और दोनों तरीकों से मैं आपको ये चीज़ जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो आपको हर लिहाज से आपका जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो जाए और आप मेंटली इसके बारे से रेडी हो जाए कि भाई जिस तरीके से भी अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में वो पूछ लेता है तो यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये जो कंपलसरी बाइंडिंग अप है, सबसे पहले जरा हम इसको देखेंगे कि जो खुद से वो कंडक्ट करता है, इसलिए ये क्या चीज़ है, इसको हम जब ग्राउंड देखते हैं पहले इसको हम डिफाइन करते हैं कि when a company ceases to exist and its property administered for the benefit of the creditor the member is called winding up। यानी कि कंपनी अपना बिजनेस सीज हो जाए और कंपनी जो है वो अपना जो एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उनको एडमिनिस्ट्रेट कर दे अमंग द क्रेडिटर एंड द शेयर होल्डर, तो ये प्रोसेस का नाम है वाइंडिंग अप। A company may be wound up by the order of the court. This is also called the compulsory winding up of the company। यानी कि जब कंपनी वाइंड अप हो कोर्ट के ऑर्डर से और at the recognition of the registrar, that is representative of the Scottish Exchange Commission of Pakistan in this regard, so this winding up would be called the compulsory winding up. Now what are the grounds of the compulsory winding up? Number one, failure to submit the statutory report, as we have already discussed in the topic of statutory meeting of the company, that in case of the failure to conduct or to hold the statutory meeting of the company once in a life at the appropriate period, prescribed period by the company Act 2017, the company would be led to wound up compulsorily। मैंने उस टॉपिक में भी आपको बताया था, आज वाइंडिंग अप के टॉपिक के अंदर भी आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी जो अपनी जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है उसको होल्ड अगर नहीं करती, फेलियर टू होल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग
फेलियर टू कंडक्ट द स्टैट्यूटरी मीटिंग, जो कि कंपलसरी है पब्लिक कंपनी पर, तो वो कंपनी जो है वो वाउंड अप की तरफ जो वो उसको ले जाया जा सकता है कंपलसरी थ्रू आर्ट ऑफ द कोर्ट। एक तो ये कि उन्होंने मीटिंग जो है वो होल्ड नहीं की, मीटिंग कंडक्ट ही नहीं की, ये ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड ये है कि अगर मीटिंग होल्ड की मगर जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट प्रिपेयर हुई, जिसका मैं जिक्र स्टैट्यूटरी मीटिंग के टॉपिक के अंदर कर भी चुका हूँ, अगर वो रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर नहीं हुई या वो रिपोर्ट प्रिपेयर हुई मगर सबमिट नहीं हुई, तो ये दूसरा ग्राउंड हो सकता है कंपलसरी वार्निंग आपकी तरफ के लिए। फिर जो है वो फेलियर टू होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग, अगर एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो उन्होंने कंडक्ट नहीं की, तो ये भी और 2 कंसेक्यूटिव टाइम के अंदर जो वो यानी 2 साल तक लगातार जो वो, इसका शायद आपके इल्म में है कि मैंने आपको बताया था कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग 18 माह से लेट नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन कॉर्पोरेशन, और उसके बाद जो हर साल मीटिंग करने जो वो लाजमी है एनुअल जनरल मीटिंग, और 2 मीटिंग के अंदर जो वो 15 माह से ज़्यादा का गैप नहीं आना चाहिए। इसकी भी मैंने आपके साथ एग्जांपल के साथ शेयर कर चुका हूँ ये बात। उसके बाद डिले इन कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, अगर इफ अ पब्लिक कंपनी डज नॉट कमेंस द बिजनेस within 1 year of the date of its incorporation or suspend the business for a whole year, the court may order for the winding up of the company। यानी कि अगर 1 साल तक उन्होंने जो कारोबार शुरू नहीं किया फ्रॉम द डेट ऑफ its incorporation, तो एक पब्लिक कंपनी जो है वो उसको इस ग्राउंड पर जो है वो वाइंड अप किया जा सकता है, उसके बिजनेस को सीज किया जा सकता है, उसकी लाइफ को एंड किया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कंपल्सरी, या उसने 1 साल तक जो है बिजनेस जो है उसको सीज किया रखा, ये भी एक ग्राउंड हो सकता है। उसके बाद रिडक्शन इन मेंबर्स, अ पब्लिक कंपनी में बी बाउंड अप इफ इट्स मेंबर वे रिड्यूस बिलो देन 7 एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी बिलो देन 2। अच्छा, ये जो 7 है ये 7 नहीं बल्कि अगर ये 3 है, अगर पब्लिक कंपनी होगी तो ये 3 मेंबर से अगर वो बिलो हो जाए, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर से अगर वो बिलो हो जाए, तो वो कंपल्सरीली वाइंड अप की तरफ जा सकती है। जो चीज़ें अभी तक मैंने आपको साथ शेयर की इसे ग्राउंड, वो क्या क्या है? पहला ग्राउंड है फेल टू सबमिट, फेल टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग, नंबर 2 fail to submit statutory report, to registrar, यानी ये मीटिंग उसने कंडक्ट करनी है, रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, और ये रिपोर्ट है उस रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी है, फिर वहां से लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चलना है। नंबर 3 फेल टू कंडक्ट या होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग for 2 consecutive times। उसके बाद जो वो अगर उसको डिले इन commencement of business for 1 year or cease the business or stop the business for 1 year, और फिर reduce in number in case of public company
लेस देन 3 और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी लेस देन 2 अगर इसके नंबर हो जाए। ये 1984 से पहले 1984 में पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर जरूरी थे। 2002 में इसमें अमेंडमेंट आई और उस अमेंडमेंट के नतीजे में जब वो इसकी पब्लिक कंपनी के लिए जो मिनिमम तादाद थी वो 3 कर दी गई है और जो प्राइवेट कंपनी है उसकी 2 कर दी गई है। उससे पहले पब्लिक कंपनी के लिए 7 तादाद थी और प्राइवेट कंपनी के लिए 3 तादाद थी, लेकिन इसको मिनिमाइज किया गया है। और अभी तो फार्मली ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी वो भी इसमें कंपनी एक्ट 2017 के अंदर जब उसको एसएमसी का नंबर दे दिया गया और सिंगल मेंबर कंपनी एक मेंबर भी जब वो कंपनी को फाउंड कर सकता है उसके लिए वो आगे नेक्स्ट आप वही है उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी एक सिंगल मेंबर कंपनी भी हो सकती है। तो अगर इन केस रिड्यूसिंग नंबर अगर पब्लिक कंपनी है तो 3 से अगर कम हो जाए और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 से अगर तादाद जो कम हो जाए इट वुड बी अ ग्राउंड फॉर दी कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। उसके बाद अनलॉफुल एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, अनलॉफुल एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ये भी ग्राउंड हो सकता है। अनलॉफुल एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, अगर कंपनी जो है कोई अनलॉफुल, देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो वहां आप कुछ चीजें देखते हैं कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 आपसे ये तकाजा करता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल जो है वो होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। कोई कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए। ये सेक्शन 10 आपसे जनरली जो रिक्वायर करता है। और आगे चलकर फिर जब वो अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात की जाती है तो उसमें ये कहा जाता है कि जनरली सब कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल है, हर कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है अनलेस फॉरबिडन बाय लॉ। और जो कॉन्ट्रैक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है वो सेक्शन 23 के अंदर जो है वो मेंशन है। और जो 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 लॉ किसी लॉ की प्रोविजन के अगेंस्ट जब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर पर सिचुएट करता है, मसलन ये आप जस्ट ये शराब की लेन देन का कारोबार तो नहीं कर सकते, इस पर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते। अब अगर आप जो है वो एक मकान रेंट पर दें और एग्रीमेंट आप करें ये मैंने रेंट पर दिया है और वहाँ आप जब वो जुए का अड्डा बनाने जाते हो तो ये तो आप नहीं कर सकते, ये अनलॉफुल उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। इस हवाले से मुझे यहाँ भी यही है कि एक कंपनी अगर अपनी एक्टिविटीज इस तरीके से करती है कि विच वुड बी अनलॉफुल, विच वुड बी फ्रॉडुलेंट, वो अपने शेयर होल्डर से, अपने क्रेडिटर से, अपने डीलर से, अपने एम्प्लॉइज से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करती है या ऐसी एक्टिविटीज करती है जो फॉरबिडन बाय लॉ इज अनलॉफुल, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है उसकी वाइंडिंग अप का। उसके बाद फेलियर टू पे डेट, फेलियर टू पे ये कॉन्सिक्वेंस दोबारा मेंशन कर देता हूँ, अभी इसके ग्राउंड में कवर नहीं हुए, ये अपने ज़हन में रखना है कि कॉन्सिक्वेंस हम बाद में ग्राउंड के बाद जब मेंशन करते हैं। फेलियर टू पे डेट, जो कर्ज उसने लिया कंपनी ने वो वापस करने में नाकाम रही, ये भी एक ग्राउंड हो सकता है उसकी वाइंडिंग अप के लिए। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब वो कंपनी के एसेट्स हैं उन एसेट को यूटिलाइज किया जाएगा, कंपनी के उन क्रेडिटर को इंडेमनिफाई करने में, उनको पे बैक करने के अंदर वो जो क्रेडिट पर उन्होंने जो लोन दिया हुआ था कंपनी को, जो कि कंपनी वापस करने में नाकाम रही, अगर वो वाइंडिंग अप की तरफ जाती है तो कोर्ट या वो उस एसेट से उसकी वो लायबिलिटी जो उन क्रेडिटर की तरफ कंपनी के जिम्मे हैं उनको जो फुलफिल करवाएगी, लेकिन कंपनी जो वाइंड अप की तरफ जाएगी। उसके बाद ही एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल, अगर कोई और मुनासिब वजह इन ये जो चीजें हमने लिखी हैं इनके अलावा भी अगर कोई और चीज
जस्ट एंड इक्विटेबल कोई और भी अगर इसके अलावा वजह कोर्ट को महसूस होती है, कोई कोर्ट के सामने कोई ऐसी माकूल वजह जब वो एस्टेब्लिश होती है, जैसे कि उसके अंदर कोई इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई डेड लॉक आ गया है, कोई लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर जिस पर उसकी कंपनी जो खड़ी थी वो वही खत्म हो गया, ज़या हो गया, उसके बाद ऑपरेशन ऑफ मिलिट्री और इन ऑपरेटिव आर कॉसाइड पार्टनरशिप, पब्लिक इंटरेस्ट, डिफॉल्ट इन फाइलिंग द बैलेंस शीट, एक्ट ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द सॉवरेनिटी। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो भी ग्राउंड हो सकते हैं एक कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए, उसकी कंपलसरी वाइंडिंग अप के हवाले से। तो ये चीज़ें थी जो कि ग्राउंड। अब ये हमने किसके ग्राउंड पढ़े, ये हमने इस कंपलसरी वाइंडिंग अप के, अभी हम ये कंपलसरी वाइंडिंग अप डिस्कस करें। जब ये हमारा मुकम्मल होगा तो फिर हम इंशाल्लाह वॉलंटरीली वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप अंडर डिसिप्लिन ऑफ द कोर्ट जब डिस्कस करेंगे। अब इससे अगला मरला है जी कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, कौन पटिशन जब दाखिल कर सकता है। तो दो लोग जब इसमें पटिशन जब दाखिल कर सकते हैं, पटिशन बाय द शेयर होल्डर और पटिशन बाय द क्रेडिटर्स। अगर शेयर होल्डर्स या और तीसरा है रजिस्ट्रार बाय इटसेल्फ। तीन लोग जब वो मैं ये लिख देता हूं यहाँ, persons competent to file petition, number one shareholder, number two creditor और नंबर थ्री रजिस्ट्रार। ये तीन लोग जो है पटिशन जो कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं रिगार्डिंग द बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। अब ऑफ कोर्स कि अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ के नतीजे में होगी, कोई उसकी इलीगल एक्टिविटी होगी, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होगी, कोई कंपनी एक्ट 2017 की वायलेशन होगी और उससे मुतजाद अगर कोई वो उसकी एक्टिविटी होगी, तो ऑफ कोर्स रजिस्ट्रार इज कॉम्पिटेंट एज द रजिस्ट्रार इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द कंपनी, तो ही इज कॉम्पिटेंट टू फाइल अ पिटीशन बिफोर द कोर्ट फॉर द कंपल्सरी बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। And if the registrar established before the court the ground available, all or any of them, अगर ये सारे ग्राउंड ये इनमें से कोई भी एक ग्राउंड जब वो रजिस्ट्रार कोर्ट के सामने एस्टेब्लिश कर लेता है, ये साबित कर लेता है कि इस कंपनी के अंदर ये फॉल्ट है इस ग्राउंड पर, यानी कि कोई भी एक ये इसने स्टैट्यूटरी मीटिंग हैंडलिंग की, ये ग्राउंड हो सकता है, ये हो सकता है, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं की, रिपोर्ट सबमिट नहीं की, नंबर इसके रिड्यूस हो गए हैं, डिले है इसमें इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, इसको जो अनलॉफुल एक्टिविटी की है, इसने जो डेट देने में जब नाकाम रहा या उसको कोई रीजनेबल, तो अगर रजिस्ट्रार कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके ये सारे या इनमें से कोई एक या दो या तीन ग्राउंड कोर्ट के सामने अगर एस्टेब्लिश कर जाता है तो कोर्ट इस कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर सादर फरमा देगी। दूसरा जो शख्स कॉम्पिटेंट है वो है शेयर होल्डर। कोई शेयर होल्डर भी जो है उसकी बाइंडिंग अप का, ऑफ कोर्स के शेयर होल्डर इसकी बाइंडिंग अप की बात उसी वक्त करेगा कि जब शेयर होल्डर के इंटरेस्ट एट स्टेक होंगे, जब उसके इंटरेस्ट जब वो एडवर्सली इफेक्ट हो रहे होंगे कंपनी की एक्टिविटीज की वजह से, तो शेयर होल्डर इज आल्सो कॉम्पिटेंट टू फाइल अ पिटीशन बिफोर द कोर्ट फॉर द बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। एंड द थर्ड पर्सन इज क्रेडिटर। तीसरा शख्स जो क्रेडिटर है कि अगर किसी मरहले पर क्रेडिटर को ये फील हो, क्रेडिटर को ये महसूस हो कि कंपनी की एक्टिविटीज है वो इस तरीके से हो रही है कि जिसके नतीजे में उसने जो कंपनी को क्रेडिट किया हुआ है, कंपनी को जो लोन दिया हुआ है वो एट स्टेक हो सकता है, वो एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है, उसको कंपनी जब वापस करने की पोजीशन में नहीं रहेगी, कंपनी अपने एसेट्स को इस तरीके से
यूटिलाइज कर रही है कि इट माइट बी पॉसिबल कि कंपनी जब अगर वाइंड अप भी हो तो उसके पास एसेट ही खत्म हो जाए, इसलिए जितना जल्द हो इसकी वाइंडिंग अप हो जाए ताकि इसकी जो एसेट्स हैं वो सीज हो जाए। वो जो कोर्ट अपनी निगरानी में ले ले कि उन पर जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो कोर्ट अपना नुमाइंदा जो मुकर्रर कर दे ताकि हमारे जो राइट्स हैं वो इंडेमनीफाई हो सकें, हमारे राइट्स जो हम फुलफिल हो सकें, हमारे राइट्स जो एडवर्सली इफेक्ट ना हो, या हमने जो क्रेडिट किया हुआ है वो हमारा पैसा जो वो डूबने से बच जाए, वो ज़ाया होने से बच जाए। तो ये इसलिए ये राइट जो है वो क्रेडिटर को भी दिया गया है कि क्रेडिटर भी जब वो इसमें अपना एक दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फिर एक ये लोग थे जो इसको वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन कंपल्सरी वाइंडिंग अप के लिए दे सकते थे। अभी तक जो चीज़ हमने डिस्कस की, हमने डिस्कस किया कि वाइंडिंग अप क्या चीज़ है, रिलीवेंट लॉ क्या है, वाइंडिंग अप के काइंड्स क्या है। हमने कहा कंपल्सरी वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। मैंने आपको कंपल्सरी वाइंडिंग अप बताया जब कोई लीगली कोई वायलेशन करे, कोई कंपनी एक्ट 2017 की वायलेशन अगर होगी तो रजिस्ट्रार पिटीशन फाइल कर सकता है कोर्ट में, और क्रेडिटर कर सकता है, शेयर होल्डर कर सकता है, वो पिटीशन दाखिल करेंगे। और कोर्ट जो वो अगर उन वो पिटीशन दाखिल करने वाला ये ग्राउंड या इनमें से कोई 1, 2 या 3 या ये सारे इनमें से कोई भी ग्राउंड अगर एस्टैब्लिश कोर्ट में करता है तो एट दी petition at the consequences of the petition filed by the petitioner, whether that petitioner may be a creditor, that may be a shareholder, that may be a registrar of this court exchange commission of Pakistan, if the ground alleged in the petition is being established before the competent court of law, the court may proceed to order for the winding up of the company compulsorily। तो फिर इस winding up में वो फाल करेगा और वो कंपनी जो वो वाइंड अप कर दी जाएगी। इसके बाद इसी से आगे चलते हैं। ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं क्योंकि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब आ जाते हैं जी कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। कंपनी अगर वाइंड अप होगी इसके नतीजे क्या होगा? सबसे पहला नतीजा ये होगा कंपनी सीज टू हैव इट्स लीगल एंटिटी, उसकी अपनी लीगल एंटिटी खत्म हो जाएगी। कंपनी सीज टू हैव इट्स बिजनेस, ये पहला उसका कंसिक्वेंस होगा कि जब एक कंपनी फॉर्मेट हुई थी, कंपनी जब वो जाकर रजिस्टर्ड हुई थी तो कंपनी ने अपने इंडिपेंडेंट आर्टिफिशियल वजूद इन द लाइट ऑफ लॉ, कानून की नजर में उसने अपना एक वजूद खड़ा किया था, तो वो वजूद उसका जो सबसे पहले सीज होगा वो खत्म हो जाएगा। ये पहला कंसिक्वेंस है जो कंपनी से जो वाइंडिंग अप के नतीजे में अकर होगा, रनवा होगा, वो क्या है, इस कंपनी सीज company's legal entity seized. The legal entity of the company has been seized. ये जब सीज हो जाएगी सबसे पहले। दूसरा इसका जो होगा कि कंपनी उसके बाद अपने नाम से, इस नाम से बिजनेस, नो मोर बिजनेस
with the name of the company can be conducted. ठीक है, कोई मजीद बिजनेस उसके नाम पर नहीं चल सकता। ये तो तीन जनरल सी बातें होंगी, दो कि वो अपना लीगल एंटिटी हो जाएगी और उसके नाम से जो वो कोई फर्दर बिजनेस नहीं कर सकेगी। अब देखना यह है कि कंपनी की जो एसेट्स और लायबिलिटीज थी उनका क्या बनेगा। वो कोर्ट जो है वो जब उसकी बाइंडिंग अप का ऑर्डर करेगी तो उसका जो डायरेक्टर्स हैं उनके फंक्शन जो वो डिसफंक्शनल हो जाएंगे, उनके जितने ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी हैं, ऑडिटर, ये सब लोगों का जो ऑफिशियल जितने भी हैं इनकी हैसियत जो है वो जो ऑफिशियल कंपनी के अंदर थी वो सीज हो जाएगी और उसके नतीजे में उनके ऊपर एक ऑफिशियल लिक्विडेटर या रिसीवर जो है वो तैनात कर दिया जाएगा, जो कि एक बैलेंस शीट मुरतब करेगा कंपनी एसेट्स और कंपनी की लायबिलिटीज की बाबत कि कंपनी के पास इस वक्त टोटल क्या एसेट्स हैं, किस किस शेप के अंदर हैं, और कंपनी के टोटल क्या लायबिलिटीज हैं और किस किस के हैं, किस किस के लिए हैं, ये चीज जो वो मुरतब करेगा। और उसके नतीजे में जो वो उस बिजनेस उस एसेट से वो लायबिलिटी जो वो सबसे पहले जो शुरू होगा वो सिक्योर्ड डिबेंचर से शुरू होगा। डिबेंचर वाले टॉपिक के अंदर भी मैंने आपको बात बताई थी, शुरू में भी जब मैं आपको सालमन वर्सेस सालमन केस पढ़ा रहा था उसके अंदर भी आपको ये बात बताई थी कि सबसे पहले कंपनी के एसेट से जो लायबिलिटी इंडेमनिफाई की जाएगी, जो लायबिलिटी फुलफिल की जाएगी वो होगी फॉर द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सबसे पहले जो वो पैसे उसको दिए जाएंगे और सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद जो चीज बचेगी वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया जाएगा और उसके बाद अगर कोई चीज एसेट बचेगा तो वो जब वो दिया जाएगा उसको शेयर होल्डर के अंदर एज पर देयर रिस्पेक्टिव शेयर जो डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा अगर है तो। और अगर नहीं है तो ये बात ध्यान रहे कि कंपनी के पास एसेट्स के अलावा, क्योंकि कंपनी एक इंडिपेंडेंट अपने शेयर होल्डर्स के और शेयर होल्डर सिर्फ उसी हद तक लायबल है कि जिस हद तक शेयर होल्डर ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है कंपनी के अंदर, उसके अलावा वो पर्सनली जो बिफोर द क्रेडिटर लायबल नहीं हुए। और ये प्रिंसिपल जो है सालमन वर्सेस सालमन केस के अंदर भी हेल्ड हुआ था कि सालमन को वो क्रेडिटर पर्सनली रिस्पांसिबल करार देने दिलवाना चाहते थे कोर्ट में, मगर कोर्ट ने ये हेल्ड किया, हाउस ऑफ लॉर्ड ने जो एपेक्स कोर्ट ऑफ अपील थी ब्रिटेन की उसने ये होल्ड किया कि सालमन जो है वो पर्सनली लायबल क्रेडिटर के सामने नहीं है, इसलिए कि कंपनी जो है इटसेल्फ एक लीगल एंटिटी है और चूंकि कंपनी लीगल एंटिटी है और कंपनी के एसेट से जो है क्रेडिटर्स को इंडेमनिफाई होना है, कंपनी को के लायबिलिटीज को फुलफिल होना है, ना कि सालमन की प्रॉपर्टी से होना है। इसलिए अगर कंपनी के पास एसेट्स हैं, कंपनी के पास प्रॉपर्टी है तो उनको इंडेमनिफाई किया जाए, अगर नहीं है सालमन को जाती एसेट में लायबल करार नहीं दिया जा सकता। दिस वाज बीइंग हेल्ड इन द leading case of this corporate sector in the history of the corporate sector Salmon versus Salmon case, इसलिए मैंने आपके साथ ये केस जो शेयर भी किया था। तो ये एक बात है कि सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर शेयर होल्डर्स, इस तरतीब से जो है वो ये होगा। तीसरा कॉन्सिक्वेंस जो कि मैंने आपको बताया कि जॉब या एम्प्लॉयमेंट जो मुलाजमत होगी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी come to an end, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी एसेट वो जो कंपनी के एसेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो वो
डिस्ट्रीब्यूट किस तरतीब से हुए मैंने फिर बता दूं कि पहले स्कोर्ड क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर, फिर अनस्कोर्ड, फिर जो शेयर होल्डर, इस तरतीब से, और वो कंपनी का जो बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। ये तो एक था तरीका कि जिसमें जब वो कंपनी कंपल्सरी बाइंडिंग अप हो रही है। अब हम दूसरा देखते हैं वॉलंटरली का अगर करेगी तो फिर क्या करेगी, और अगर अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट करेगी तो फिर क्या होगा। जो ग्राउंड में आपको बता चुका हूं कंपल्सरी के हवाले से, ये ग्राउंड तो कंपल्सरी बाइंडिंग आपके हैं, लेकिन मोटेटिस थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ यही ग्राउंड वॉलंटरली बाइंडिंग आपके भी हो सकते हैं। यानी कि अगर वॉलंटरली अगर कंपनी खुद से ये महसूस करे कि हम अपना बिजनेस नहीं चला सकते, या हमें कोई लीगलिटी कमिट किया, या हमें अपनी लीगलिटी के हवाले से अपना बिजनेस सीज कर देना चाहिए, तो दे कैन पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो वो सबसे पहला स्टेज कौन सा होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर फिर अब कंपनी अपनी कंपनी को वॉलंटरली वाइंड अप करने जाते हैं कंपनी वाले, तो दे कैन प्रोसीड फॉर दैट बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और उसके अंदर जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए जो है वो अपनी कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से, इन केस ऑफ द मेंबर वॉलंटरली वाइंडिंग अप, द डायरेक्टर of the meeting of the shareholder of the company is liable for the liquidation. The meeting then pass for the resolution for the voluntarily binding of the company appoint the official liquidators. अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो और वो वाइंडिंग अप के लिए फैसला करेंगे, तो वो साथ ही एक ऑफिशियल लिक्विडेटर भी अपॉइंट करेंगे। इसकी हैसियत वही होगी जो कोर्ट जिस तरीके से अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर करता है कि वो वॉलंटरली कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, कंपनी के जो मालिकान हैं, वो अपने अफेयर जो है वो इन दी हैंड ऑफ लिक्विडेटर दे देंगे, ताकि वो इसका काम भी वही होता है। इस ऑफिशियल लिक्विडेटर का सिर्फ इसकी तकारी कंपनी करती है, जो रिसीवर होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है, उसकी तकारी जो वो कोर्ट करती है। वो कंपल्सरी बाइंडिंग अप की सूरत में होता है, ये वॉलंटरली बाइंडिंग अप की सूरत में होता है। सर्कमस्टेंसेस व्हेन बाइंडिंग अप टेक प्लेस बाय द मेंबर्स देमसेल्फ, उसमें ग्राउंड थे कंपल्सरी बाइंडिंग अप के अंदर ग्राउंड्स थे, क्योंकि वो लीगल बुनियादों पर जो हो रही है, ये फैक्चुअल बुनियादों पर हो रही है। वॉलंटरली बाइंडिंग अप जो है वो मोस्टली फैक्चुअल बुनियादें क्या हो सकती हैं कि अगर कंपनी ये महसूस करती है कि हमारा बिजनेस जो है वो उसकी वो नहीं रहा इस पोजीशन में कि हम उसको रन कर सकें, या वो नहीं रन करना चाहते उस बिजनेस को, वो और बिजनेस करना चाहते हैं, ये उनकी स्वीट विल है कि अपने बिजनेस को वो कंपनी रन करना चाहते हैं, तो वो देखते हैं कि क्या सूरतें हो सकती हैं। सबसे पहले एक्सपायरी ऑफ पीरियड, इफ अ पीरियड fixed for the duration for the company in the article has been expired, the company may be wound up voluntarily by passing a resolution in the general meeting. कि अगर जनरल स्पेशल मीटिंग, अगर कंपनी का एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जो वो कंपनी जो फॉर्मुलेट की गई थी, और उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर उसका टाइम फ्रेम जो मेंशन है वो खास मिशन के लिए, खास मकसद के लिए, खास प्रोजेक्ट के तहत जो उन्होंने खास टाइम तक के लिए उन्होंने जो अपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो और उसके बाद वो चाहते थे कि वो उसको कब एंड करना चाहते हैं, तो उस टाइम के बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और जो टाइम उन्होंने जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया हुआ था वो एक्सपायर होने के बाद वो उसको पा सकते हैं, वॉलंटरली उसको वाइंडिंग अप कर सकते हैं, और उसके लिए वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन करेंगे। द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर मेक द स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी दैट द कंपनी he has no debt or he is able to pay the debt in full within the period not exceeding 1 year from the commencement of the binding up। वो इस हवाले से उनको फिर सबमिशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रार के सामने कि उन पर जो या तो कोई कर्ज नहीं है, डायरेक्टर ये डिक्लेरेशन जो सबमिट करते हैं डायरेक्टर रजिस्ट्रार के सामने कि उन पर या तो इस वक्त कोई कर्जा नहीं है, या जो कर्जा है वो देने की पोजीशन में है, या वो विद इन 1 year फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप जो विद इन 1 year जो ये कर्ज है वो अदा कर देंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, उनको लिक्विडेटर को अपॉइंट करना होगा। तो
मैं क्या चीजें आपको बता रहा था कि स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, अगर एक फिक्स टाइम के लिए, तो फिक्स टाइम जब वो एक्सपायर हो गया उनको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। मैं लिख देता हूं यहाँ एक्सपायरी ऑफ फिक्स टाइम उसके बाद वो स्पेशल रेजोल्यूशन स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, स्टैट्यूटरी इसलिए कहते हैं कि स्टैट्यूट इसका तकाजा करता है, और डिक्लेरेशन किसके सामने देनी है? रजिस्ट्रार के सामने। किसने देनी है? डायरेक्टर्स ने देनी है। क्या डिक्लेरेशन देनी है? कि हमारे ऊपर या तो कोई कर्जा नहीं है, या अगर कोई कर्जा है तो हम उसको अदा करने की अभी पोजीशन में हैं, या हम इस पोजीशन में हैं कि हम उसको बाइंडिंग अप के प्रोसेस के विद इन 1 ईयर जो है वो उसको ये कर्जा क्रेडिटर्स को देने की पोजीशन रखते हैं, सलाहियत खैरियत रखते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, इस शख्स को इसकी तैयारी करेगी कंपनी। इन जनरल मीटिंग द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी अपॉइंट द लिक्विडेटर टू वाइंड अप ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, assets in the company are also distributed by the liquidator. The shareholder of the company also fix the remuneration of the liquidator. इसका जो remuneration होगा, इसका जो मामला होगा liquidator का for the purpose of conducting this whole process of the winding up of to maintain the assets and the liabilities of the company, to hold the whole scenario for this services made or rendered by the liquidator. The company will offer and pay the remuneration to the liquidator accordingly as per the agreement between liquidator and the company as the case may be. उसके बाद फाइनल मीटिंग होगी। आफ्टर वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ द कंपनी द लिक्विडेटर कॉल ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, द फुल अकाउंट ऑफ द कंपनी इज प्लेस्ड बिफोर द मीटिंग विद द लिक्विडेटर और डिसोल्यूशन। द liquidator within a week of the meeting send the company copy of the full accounts to the registrar. The company shall be dissolved on the expiration of the 3 months on the receipt of the copy of the accounts. इसके बाद एक फाइनल मीटिंग होगी, यानी ये जो लिक्विडेटर होगा ये खुद से सारे जितने फेयर होंगे वो कंडक्ट करने के बाद एक फाइनल मीटिंग करेगा। फाइनल मीटिंग में सब शेयर होल्डर को बुलाएगा। अब ये देख रहे हैं इसने जो पोजीशन ले ली है वो उन डायरेक्टर्स की पोजीशन ले ली है जो इससे पहले कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टर कंडक्ट करते थे, वो कंडक्ट अब जो लिक्विडेटर करेगा। क्योंकि डायरेक्टर जो है उनकी पोजीशन सील हो गई है, कंपनी जो वाइंडिंग अप की तरफ जा रही है और वाइंडिंग अप के प्रोसेस को लिक्विडेटर जो है वो कंडक्ट कर रहा है, इसलिए जो भी मामला होंगे वो लिक्विडेटर के लिए होंगे। तो फाइनल मीटिंग जो होगी उसके अंदर तमाम अकाउंट्स, तमाम सूरत-ए-हाल, तमाम एसेट्स, तमाम लायबिलिटीज जो उसने उस प्रोसेस के अंदर की है वो उनके सामने रखेगा और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देगा। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार, रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार। ये बार-बार रजिस्ट्रार इसलिए रजिस्ट्रार की बात आती है कि रजिस्ट्रार सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो होता है वो इसकी गवर्निंग बॉडी है, इसलिए जो भी चीज करनी है वो उसको इंटीमेट इस हवाले से करना है। तो ये इसका था सारा प्रोसेस कि जिसके लिए जो वो ये वॉलंटरली वाइंडिंग अप होती है। जहाँ ये बात आपके ज़हन में रहे कि जो वॉलंटरली वाइंडिंग अप है ये एट दी रिकमेंडेशन एट द रिक्वेजिशन ऑफ द शेयर होल्डर भी हो सकती है और अगर जो क्रेडिटर हैं उनकी भी हो सकती है। अगर क्रेडिटर से ये बात कहें, लेकिन क्रेडिटर वाली बात कंपनी पर इसलिए लागू नहीं होती कि क्रेडिटर्स जो है वो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होते, कंपनी के मालिकान नहीं होते। अलबत्ता उनके रिक्वेजिशन को कंसीडर किया जा सकता है, कंपनी उनकी रिक्वेजिशन पर जो वाइंडिंग अप का प्रोसीजर है वो इनिशिएट कर सकती है, लेकिन ये कंपनी पर लाजम नहीं है। अलबत्ता क्रेडिटर्स को अपने राइट्स को जो वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो कंपलसरी जो वाइंडिंग अप है वो ऑप्शन उसके पास मौजूद है कि क्रेडिटर अगर ये बात महसूस करे
कि उन पे जो कंपनी है वो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कि जिसके नतीजे में उनके राइट्स एडवर्सली इफेक्ट हो सकते हैं। दे कैन फाइल अ पिटीशन टू द कोर्ट फॉर द कंपल्सरी वाइंडिंग अप, बट इन सच सिचुएशन इफ द मैटर इज गोइंग टू वाइंड अप voluntarily in such circumstances, creditor all the requisite for the winding up, not and such requisition is not binding on the company for the winding up process. अलबत्ता जो शेयर होल्डर होते हैं उन वो अगर इस बात का तकाजा करें क्योंकि और वो इस बात को जस्टिफाई करें कि हमें जो वो फैक्चुअली क्यों जो है वो हमें वाइंड अप होना है, हमारी जो लायबिलिटीज हैं वो बढ़ रही हैं डे बाय डे एसेट से, या हमारा जो बिजनेस है वो डेफिसिट का शिकार हो रहा है, हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में जो वो तब्दील हो रहा है। तो ये वो सूरतें हो सकती हैं। जाहिर बात है अगर कोई मुनाफा बिजनेस देता है तो उसको तो कोई नहीं बुरा वाइंड अप करना चाहता है, उसको तो कैरी ऑन करना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसी सूरत है कि उनको जो प्रॉफिटेबल नहीं है वो बिजनेस, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो वो दे कैन प्रोसीड फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तीसरी जो चीज है इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस वही है जो मैं पहले आपको बता चुका, इसके अंदर भी जो है वो इसके नतीजे में जो एसेट्स ऑफ द कंपनी है टेकन इनटू द पोजीशन ऑफ द लिक्विडेटर, जो लिक्विडेटर होगा यानी एसेट्स जो होंगे कंपनी के वो सारे इसकी कब्जे में आ जाएंगे, ये उनको जो एडमिनिस्ट्रेट करेगा, उनको मैनेज करेगा। उसके बाद जो शेयर होगा वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। उसके बाद जो इसके शेयर होल्डर होंगे वो उनकी पोजीशन खत्म हो जाएगी, मेंबर जो उनकी हैसियत खत्म हो जाएगी, क्रेडिटर्स को सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी कहते हैं उनकी हैसियत जो खत्म हो जाएगी, और क्रेडिटर ऑफ द कंपनी बीइंग बाउंड अप ऑफ इंसॉल्वेंट रूल्स ऑफ इंसॉल्वेंसी अप्लाई, बट द सॉल्वेंट कंपनी बीइंग बाउंड अप ऑल द डेट्स इन द क्लेम ऑल द क्लेम्स द कंपनी एडमिसिबल टू प्रूव अगेंस्ट द कंपनी। ये सारे थे कॉन्सिक्वेंसेस एक लिक्विडेट एक वाइंडिंग अप वॉलंटरली, ये तकरीबन उसी कॉन्सिक्वेंसेस से मिलते जुलते हैं जो कि कॉन्सिक्वेंसेस हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप के। एंड द लास्ट वन इज वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। तो ये आप ये बात ध्यान में रखिए कि ये जो वॉलंटरली वाइंडिंग अप है इसका जो प्रोसीजर है, इसका जो तरीकाकार है, ये इसका भी वही है, सिर्फ इसमें इजाफी बात ये होती है कि कंपनी वाइंडिंग अप फैक्चुअल ग्राउंड पर करना चाहती है। फैक्चुअल ग्राउंड में आपको बताया कि उसकी बिजनेस की पोजीशन ऐसी है, लीगल ग्राउंड ये होते हैं कि उसने कोई वायलेशन लॉ की है, और फैक्चुअल ग्राउंड ये होते हैं कि उनकी बिजनेस की प्रैक्टिकल पोजीशन ये है कि जो वो उसको नहीं कंडक्ट कर सकते। यहाँ मैं आपको एक थोड़ी सी मज़िया सी एग्जांपल के साथ जब आपको ये बात समझा दूँ फैक्चुअल और लीगल वाली। एक मेरे एक अजीज थे ना, तो वो 11 मंडी बार में एक दफ़ा वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो मैंने उनको 2-3 दफ़ा मना किया कि आप ये इलेक्शन जो वो कंडक्ट ना करें। तो उन्होंने मुझे कहा जी इनकलाबी साहब ये तो मेरा राइट है ना, लीगली मेरा राइट है। तो मैंने उनको कहा कि लीगली तो आपका राइट है, आर्मी मेंबर का राइट है, लेकिन आप इसको सिर्फ लीगली नहीं देख सकते, सिर्फ आपने ये नहीं देखना होता कि आप लीगली जो है वो क्वालिफाई करते हैं, बल्कि आप जो है वो आपको इसको पॉलिटिकली भी देखना होता है कि इस वक्त जो मारूजी हालात हैं, सिचुएशन है मुख्तलिफ ग्रुप्स की, मुख्तलिफ चैम्बर्स की, मुख्तलिफ जो एंगेजमेंट्स आपको मुख्तलिफ एरिया से करनी है अपने वोट्स के हवाले से, तो वो मारूजी हालात इस वक्त क्या आपको अलो करते हैं, क्या लोग आपके साथ खड़े, क्या बार के फादर मेंबर आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ साइड जो है, मुख्तलिफ जो कानून हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उन साइड से पता किया है हमने, तो वो इस वक्त ये मारूजी हालात आपकी फेवर में नहीं है कि आप ये इलेक्शन जीतना, या वो तो बात की बात होती है, लेकिन एक अच्छा कंटेस्ट जो है वो मैटर करता है कि आप इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि आप ये कंडक्ट कर सकें, तो पॉलिटिकली भी आपको ये चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ बिजनेस के अंदर भी ये बात है कि एक तो ये है कि आप लीगल रिक्वायरमेंट सारी कंपनी की आपने पूरी की हो, तो अगर वो पूरी किया तो आपको कोई शख्स ये नहीं कहता कि आप जो कंपलसरी वाइंड अप हो कंपनी, लेकिन फैक्चुअली भी कंपनी को ये देखना होता है कि मारूजी हालात भी उसकी सपोर्ट में है या नहीं है, कि वो कंपनी अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है, वो अपना बिजनेस कैरी कर सकती है, उसको प्रॉफिटेबल बना सकती है या नहीं बना सकती। अगर वो नहीं बना सकती तो दे में प्रोसीड फॉर द वाइंडिंग अप, और अगर वो करेंगे तो फिर उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन है, और फिर स्टेटस डिक्लेरेशन है, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर है, फाइनल मीटिंग है, रिपोर्ट विद रजिस्ट्रार है,
और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस वही है जो मैं पीछे आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और अगर आखिरी जो बाइंडिंग अप अंडर द सुपरवीजन है, इसके अंदर भी यही वॉलंटरी बाइंडिंग अप, सिर्फ एक चीज का इजाफा है कि अगर वो कंपनी खुद से बाइंड अप करना चाहती है, उसके लिए उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर दी है, वो इस बात पे विलिंग भी है, लिक्विडेटर भी अपॉइंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, मगर वो एट द सेम टाइम ये चाहते हैं, सिचुएशन इस तरह की है, उनकी फैक्चुअल पोजीशन इस तरह की है कि वो ये चाहते हैं, या अफ्रीकन के दरमियान एग्रीड अपॉन मैटर्स इस तरीके से हुए हैं कि उस कंडक्ट को, उस बाइंडिंग अप के प्रोसीजर को जब वो कंडक्ट करवाया जाए अंडर द सुपरवीजन ऑफ द कोर्ट, तो उस वक्त में वो अंडर द सुपरवीजन ऑफ द कोर्ट जब उसको बाइंड अप करवाएंगे। इन सच सिचुएशन बी कंसिक्वेंसेस वही होंगे कि कंपनी जब उसकी लाइफ एंड हो जाएगी, उसका बिजनेस जो है खत्म हो जाएगा, एसेट जब वो लिक्विडेटर के हाथ चले जाएंगे, वो एसेट जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पहले क्रेडिटर में, फिर शेयर होल्डर में, क्रेडिटर में भी पहले स्टोर्ड डिबेंचर होल्डर में, फिर अनस्टोर्ड में, और उसके बाद जो बचेगा वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट जब वो किया जाएगा अकॉर्डिंगली। तो यही उसके कॉन्सिक्वेंस है, डायरेक्टर या उसके जितने सर्वेंट्स हैं उनकी लाइफ टू द बीइंग सर्वेंट ऑफ द कंपनी जब वो सीज हो जाएगी, और ये इसका कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि कॉन्सिक्वेंस इससे मिलते हैं। और कंपल्सरी बाइंडिंग अप के ग्राउंड और इसके ग्राउंड में फर्क ये है बुनियादी तौर पर कि एक तो कंपल्सरी जो लॉ तकाजा करता है वो आपकी गवर्निंग बॉडी जो है वो रिक्वायर करती है, क्योंकि आपने वायलेट किया किसी लीगल प्रोविजन को, मगर वॉलंटरली आपने किसी लीगल उसको वायलेट नहीं किया, मगर फैक्चुअली आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपने बिजनेस को कंडक्ट कर सकें। और तीसरे इसके ग्राउंड भी इसी से ताबी है, इसमें भी आप वॉलंटरली ही करते हैं, मगर आप कोर्ट की सुपरविजन में करने जाते हैं और आप खुद कोर्ट के बाद जाते हैं। इतना हमें इस हवाले से गाइड फरमाया जाए। ठीक है, इतना ही ये हमारा जो बाइंडिंग अप का टॉपिक है ये हमारा मुकम्मल हुआ। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी जो डिस्कस करेंगे, और इस हवाले से बाइंडिंग अप के हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। टिल देन इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह एसएमसी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सो मच।